हरिओम। आदर्श शिक्षा समिति बाड़मेर, कक्षा द्वादशी, विषय इतिहास, पाठ 1, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, वीडियो भाग 3 में आज अपन वीडियो भाग 2 के आगे वाला जो भाग है वह अपन आज पढ़ेंगे। वीडियो 2 का गृह कार्य और कक्षा कार्य वो भी इस वीडियो के अंदर सम्मिलित है, इसलिए थोड़ा सा उस भाग को भी थोड़ा सा एक बार वीडियो 2 को भी स्मरण कर लेना दोबारा। उत्खनन से प्राप्त अवशेष यहाँ से पढ़ेंगे इस प्रकरण को। वीडियो भाग 3 में पाषाण कालीन जो मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त जानकारी जो है औजार और मृत भांडों मिट्टी के बर्तन से हम भारत में मानव विकास की यात्राओं को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो अपने जानकारी है वह उत्खनन खुदाई से प्राप्त सामग्री पर आधारित है। प्रारंभ में पाषाण उपकरण अधिक था। जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ रही है। नंबर 1 गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, 2 काले व लाल मृदभांड परंपरा, 3 विस्तृत सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, 4 उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। यानी प्रश्न बनता है भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मृदभांडों का क्या महत्व है। उत्तर, यानी पुरातात्विक स्रोतों के मृदभांड का अपना महत्व है। ये मृदभांड तत्कालीन जो समाजों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है ना, इन मृदभांडों के द्वारा उस समय के जो उनकी कुशलता के साथ साथ उनका फैलाव और संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। ये मृदभांड प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक पाए जाते हैं, तथापि इसका महत्व प्राक इतिहास और आदि इतिहास के लिए अधिक है। अगला प्रश्न है, स्मारक मंदिर भवनों से किस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। उत्तर, स्मारक मंदिर भवन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भूमि पर जो एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन आदि संचाल सम्मिलित है। इसमें उस समय की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब प्रसिद्ध बता रहे हैं जैसे स्मारक मंदिर भवन। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष मिले। देवगढ़ के भीतरी गांव के मंदिर, कंबोडिया के अंकोरवाट के स्मारक और जावा के बोरकोटन के मंदिर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष, यानी इससे हमें वहाँ की सभ्यता संस्कृति की जानकारी। देवगढ़ भीतरी गांव का मंदिर, इससे गुप्तकालीन धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अब इनके संबंधित यह आपको मैं कुछ सहायक सामग्री बता रहा हूँ। ये सहायक सामग्री आप देख रहे हैं उस समय के, ये जो मिट्टी के जो है, ये तांबे के जो है दर्पण हैं, ये मिट्टी के उपकरण हैं। इनको एक बार उस समय के हथियार, ये सारा आप एक बार आप धातु को उस समय काम लिए जाने वाले औजार, ये मृदभांड के चित्र, ये हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की, ये देखिए आप मृदभांड के ये सारे मोहरें, ये मृदभांड से जुड़ी हुई अनेक आकृति और खुदाई करते हुए का चित्र। यानी कंबोडिया के अंकोरवाट के मंदिर और जावा बोरोमुद्र का मंदिर, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास को जानने में स्मारक मंदिर भवन महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है स्मारक मंदिर भवन। स्मारक ऐसी इमारतें हैं जो आज भी लगभग उसी रूप में मौजूद है। इन इमारतों को अध्ययन से हमें जहाँ एक और उनकी तकनीकी कौशल, रहन सहन के स्तर, उनके आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इससे उनका कला के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। वहीं छोटी व कमज़ोर इमारतों से उस शासन राजवंश की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का भी ज्ञात होती है। प्रयुक्त सामग्री, डिजाइन, उसकी भव्यता से उस काल की तकनीकी कुशलता की जानकारी हमें मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिर और स्तूप मिले हैं उससे भारतीय संस्कृति के प्रसार महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण, जावा का बोरोमुद्र मंदिर, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर इस बात के प्रमाण है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का फैलाव इस देश की सीमा के बाहर भी हो रहा था। अगला प्रश्न बनता है, शैल चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं। शैल चित्रकला मूर्तियाँ, यानी कला के प्रति मानव की सहज अभिव्यक्ति शैल चित्रों से प्रकट होती हैं। प्रारंभिक मानव के लिए शैलाश्रय आवास गृह थे, यानी रहने के स्थान थे। इन ऐतिहासिक आश्रय स्थलों पर मानव ने अपने स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में चित्रांकन किया है। प्रारंभिक मानव द्वारा शैलाश्रयों में बनाए गए चित्र शैल चित्रों के नाम से जाने जाते हैं। उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियों
टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैला चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्रराशि, दुर्गा महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। ये उस समय की मैं आपको बता रहा हूँ, ये महात्मा बुद्ध की, ये उस समय के देखिए मंदिर, स्मारक, इनका चित्र आपके सामने, कुछ झलकियाँ, सहायक सामग्री आपके सामने रखी ताकि आपको पता चले कि वास्तव में स्तूप, स्मारक ये क्या है। ये उस समय के हैं जो अभी हमने अध्ययन किया, उनके संबंधित सहायक सामग्री। ये आप देखिए मंदिर, स्तूप, प्राचीन शिवालय मंदिर, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। ये भी देखिए हरबीन के लो मंदिर का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप की अनेक कलाकृतियाँ, अनेक नमूने आपके सामने मैंने रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव स्तूप क्या है। चित्र सहित आपके सामने मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ। ये आप देखिए, इसको अच्छी तरह से देखिए। वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, समाज, साहित्य, विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि का माता के रूप में माना है। इसका संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न बनता है, प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के विश्व में प्रसार वर्णन कैसे हुआ? भारतीय सभ्यता, संस्कृति का विश्व में संचार किस प्रकार हुआ, आपके सामने वर्णन रख रहा हूं, सुनिए। प्राचीन काल में हमारी संस्कृति ने आज अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया, वह है भारतीय संस्कृति। और यह संचार सैनिक आक्रमण नहीं, अभी तो सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप का उदाहरण था। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। नंबर 1, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। ये चीन की दीवार पे लिखा हुआ है और वो भी संस्कृत में। संस्कृत हमारी भाषा है। दूसरा उदाहरण, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं है, अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विज्ञान ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का आभार प्रकट किया है। देखिए नंबर 1, इतिहासकार स्पूर्ण ने लिखा है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन के समुचित दुनिया में बराबरी नहीं है। फिर दूसरा इतिहासकार लिखता है, सर वाल्टर रेले ने लिखा है, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ है। तीसरा इतिहासकार कर्नल अल्कॉट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है। नंबर 4, फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, तब उनके उद्गार थे, यह देना इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेगा। 5वां इतिहासकार मैक्स मूर ने लिखा है, यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता शक्ति किस देश में है, अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, संसार के श्रेष्ठतम यानी सदस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ, प्लेटो, कैट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन विषय किस देश में सुलझाए गए हैं, तो मैं विचार प्रकट उत्तर दूंगा, हिंदुस्तान में। अरबी भूगोलवेता मसूद ने लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। उसकी सीमा जावा सुमेत्रा तक फैली हुई थी। 7वां यूरोपीय विद्वान मिल वैन लेवी ने भारतीय द्वीप समुद्र शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। समुद्री वार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। इस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिलीपीन, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहीं अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। उत्तरी पूर्व देश भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी
और इन्होंने दक्षिणी रूस से विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, निवियान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव निर्मित किया। पश्चिमी देश भारतीय वासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से भी अपना प्रस्थान किया और गोधार, ये जो गांधार, एशिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, तुर्की, दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश यानी भारतीय संस्कृति का चित्रांकन देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी देशों में भी अधिक हुआ, जिसमें ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोनियो, जापान, कोरिया आदि देश थे। प्रश्न बनता है, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति किस प्रकार वर्णन किया था? नाविक शक्ति के बारे में बताइए, यानी नाव के बारे में। यानी प्राचीन भारत में नाविक शक्ति सिंध प्रदेश में सिंध की नई में 1000 वर्ष पूर्व चलने वाले जल मार्गों का वर्णन विद्वानों ने किया है। भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेल लेते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर के देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फायान, जो चीनी का था, दक्षिण भारत से अपने देश चीन को गया था वापस। 5,000-6,000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में खुदाई में प्राप्त सौराष्ट्र यानी गुजरात का लोथल बंदरगाह शास्त्रीय शुद्ध जो प्रणाली से बना हुआ था। इसके अलावा पश्चिमी तट पर 112 ब्रिकच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये उस समय के नक्शे का प्राचीन भारत का मानचित्र आपके सामने रखा है, देखना। ये अखंड भारत का मानचित्र मैंने रखा है और कौन सा देश किस समय हमारे भारत से अलग हुआ है वो भी तारीख साथ में दे रखी है। इसको आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना। ये प्राचीन भारत का मानचित्र आपके सामने फिर मैंने रखा है इसको, ये 3रा नंबर मानचित्र, इसको भी देखना। यानी इन्हीं बंदरगाह से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों में व्यापार हमारे भारतीयों के द्वारा होता था। वहाँ जाके करते थे ये नाव के द्वारा। प्रथम शताब्दी में फेरीवेल्स और चोल, राजपुर, ये जो है मालवा, गोवा, ये कोलथम, कोर्नाक, मछलीपट्टनम, ये कावेरीपुरम के बंदरगाह का उल्लेख है उस समय के। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधी था। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति को जानने के स्रोत सिंधु सरस्वती जो सभ्यता के अनेक मोहरे और पात्र जल पौधों का चित्र है। सांची और भरूत शिल्प में ये चबू वाले पोत, केबिन वाली नौका के साक्ष्य यानी सबूत है। जातक ग्रंथ, यानी जैन धर्म के जातक ग्रंथों में व्यापारियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। यानी मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ, यानी साधन बता रहा हूँ, सबूत बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ भारत के अंदर जल स्रोत थे, जल पात्र थे, नाविक थे, नाव थी। फिर तीसरा इनका प्रमाण आ रहा है, ये युक्ति कल्पतरु, यानी सार के राजा भोज द्वारा विविध पुस्तक जो युक्ति कल्पतरु, इसके अंदर भी नौका निर्माण, नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। अगला प्रमाण आ रहा है, अरब यात्री वो विवरण लिख रहा है, दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों का लोहो मलय यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख बुद्ध अरब यात्रियों ने किया है। मैगजीन ने अपने इंडिका जो किताब थी उसके अंदर 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। फिर आता है, यानी प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार और महासारथ का कहा जाता था। पतवार के संभालने वाला कार्य जो है नियामक करता था। जलपोत के प्रबंध के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी रहते थे, उसे यंत्र रश्मिक ग्राहक कहा जाता था। अब प्रश्न आता है, पाषाण संस्कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी पाषाण के बारे में अपन पढ़ेंगे, पाषाण संस्कृति के बारे में। भारत में प्राकृतिक पाषाण संस्कृति यानी विद्वानों ने मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों को 2 भाग में बांट लिया है। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप प्राक इतिहास के अंतर्गत किया है। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक अर्थ यानी लिखित इतिहास से पहले का इतिहास का वैसा कालखंड जिससे मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ठीक से ध्यान करना, समझना, पाषाण काल कहलाता है। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं।
इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया था। बहुत लंबे समय तक पाषाण उपकरणों के इन पत्थरों के औजार बनाए थे और उन्हीं के बल पर वो जीते थे। भारत में शिवलिंग पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण, ये प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का ये सहायक सामग्री आपको बता रहे हैं। ये नाविक शक्ति थी। आप देखिए, आप ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है। आप देखिए प्राचीन नाविक, ये मैंने जो पहले बिंदु बढ़ाया था आपको नाविक शक्ति के बारे में, ये हमारे उदाहरण है, ये सबूत है, हमारे पास प्रमाण है, ये चित्र है। देखिए आप, हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे को गर्व होना चाहिए। ये आप देखिए समुद्र यात्रा भारतवर्ष में, ये उस समय का चित्र आप देखिए। फिर अगला आप नाविक शक्ति का पूरा ये चित्र मानचित्र के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। यानी अब आप पाषाण काल बारे में इस विषय में आते हैं। यानी जो प्रारंभ में ये उपकरण के जो बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते थे और उसमें विकास हुआ। इन पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। पहला पूर्व पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। यानी पूर्व पाषाण काल का मानव और उपकरण, पूर्व पाषाण काल यानी प्रारंभिक वाला, उस उपकरण में यानी 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े और मोटे तथा सुदृढ़ नहीं है। इस काल को भी वितरण ने निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल का, इसके भी 3 भाग किए उन्होंने। मध्य पाषाण मानव व उपकरण। मध्य पाषाण काल में फव्वारों के उपकरणों का आकार होता गया, छोटा होता गया। लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरा स्थलों से जो विविधताएं प्राप्त हुई है, उससे इनका काल निर्धारण 10,000 वर्ष पूर्व का है। मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक यानी मनोरंजन, खाद्य संग्रह अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। नदी के तटों और झीलों के किनारे मानव लकड़ी और घास फूस की गोल झोपड़ियां बनाकर रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगा। खाद्य सामग्री को पकाने लगा। अब आप देखिए नवपाषाण काल यानी मानव का उपकरण अगला आता है। यानी तीसरा नवपाषाण काल में मानव क्या करने लगा, कितनी प्रगति की मानव ने, वो है इसके अंदर। नवपाषाण काल में मानव ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए उपयोगी हो। इन्हें कुल्हाड़ी, बसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिलसेट, ओखली आदि मुख्य थे। ये उपकरण वेसाल्ट जैसे कठोर पत्थरों के थे। नवपाषाण काल आते आते मानव ने कृषि और पशुपालन का करना सीख लिया और इन कार्यों के कारण मानव एक जगह टिक कर रहने लगा। बड़ी बात ये सामने आई कि मानव अब यहाँ से मानव एक जगह पर रहना शुरू हो गया। इसी प्रकार आर्थिक सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत भी हुई। प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और शैल कला, यानी आदिकाल में मानव प्रारंभ में प्रवृत्ति एवं नदी घाटी क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों में रहता था, जिसे शैलाश्रय कहा जाता है। ठीक है ना। शैल कला यानी आदिकाल में मानव ने अपने आश्रय स्थलों शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर जो चित्रांकन किया था उसे शैल चित्र कहते हैं। शैलाश्रय यानी आप यानी मानव शुरुआत में पर्वतीय नदी घाटी क्षेत्र में इनकी गुफाओं में रहता, गुफाओं चट्टानों में रहता था प्राकृतिक, वो शैलाश्रय का। शैल कला यानी इनमें रहता था और यहाँ पर इनकी छतों में, दीवारों में जो चित्रांकन किया था उसको शैल चित्र कहते हैं। ये इतिहास अब आपके सामने रख रहा हूँ। ये अलग भागों में बांटा है। प्राकृतिक से काल बांटा, फिर उसके बाद आदि प्राकृतिक से बांटा। अब इसको एक बार आप चार्ट को आप पढ़ लेना। अगला प्राकृतिक काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। साथ में इनका वर्ष भी कहाँ से कहाँ तक काल इनका रहा है वो भी आपको साथ में दिया है चार्ट। इसको आप एक कुप्पी में उतार लेना, देख लेना। अगला पाषाण काल, इनका भी पाषाण काल, इनके 3 भाग है। मध्य पाषाण काल संपूर्ण जानकारी। फिर आप प्राकृतिक काल मानव शिकार कैसे करते थे, क्या हम ऐसे थे, क्या है हमारा इतिहास, ये सारा आपके सामने मैंने रखा है ताकि हमारे विषय स्पष्ट हो जाए। ये आप देखिए, ये पुरापाषाण काल औजार आपके सामने मैंने सबूत रखे हैं। ये औजार थे, ऐसे ऐसे औजारों का उपयोग करते थे। अगला आप देखिए पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीनों काल के प्रमाण आपके सामने मैंने रखे। ये नवपाषाण कालीन औजार उपकरण भी आपके सामने मैंने रखे। मध्य पाषाण काल
यानी मेसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। आखिर तक आप देखिए, ये चित्र आपके सामने रखा है, पहले आपको पढ़ाया, अब सहायक सामग्री में आपको बता रहा हूँ ताकि ये विषय आपका स्पष्ट हो जाए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये आपके सामने सहायक सामग्री रखें। इसको गहराई से समय निकाल करके आप इसको बार बार इसको देखना, बार बार इसको समझना, तो ये विषय आपके सामने बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। नवपाषाण काल, इसका भी उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। पाषाण काल पूरा मध्य पाषाण काल, ये पूरी आकृति, पूरी तालिका मानव जाति की विकासीय अवस्थाओं के चित्र पूरी आपके सामने मैंने रखी है। समय कम है, मर्यादा है, इसलिए इसको ठीक से समय निकाल के आप पढ़ना। मध्य पाषाण काल के चित्र आपके सामने। अगला, शैल कला से प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी हमारे को मिलती है शैल कला से। इसी प्रकार अजंता के चित्र राशि, दुर्गों एवं महलों के भित्ति चित्र में प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। भारत देश के पर्वतीय नदी क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है। भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बांस, बारा, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, रावत भाटा, ये कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर, जयपुर, अलवर, समदा आदि स्थानों पर शैल चित्र मिले, इनको उदाहरण मिले हैं। मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका, पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, फिर गुजरात, पुरातत्व VH सोनवाला ने चंद्रावती गुजरात पाषाण युग उपकरणों पर रेखांकन किया। ये चित्र आपके सामने। उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, ये आपके सामने ये जो शैल कला के हैं, ये राज्य और राज्यों में कौन सा स्थान, किस स्थान पर इनके अवशेष मिले, सबूत मिले, वो आपके सामने रखे हैं, क्या पढ़ना। अगला प्रश्न आता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता पर लेख लिखिए। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। ठीक से सुनना। इसी दौरान कुछ खुदाई में ईंटें मिलने पर बर्टन बंधुओं ने इस स्थल की सूचना सरकार को दी तथा 1861 में कनिंघम ने इनके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया। विभाग की स्थापना की गई। 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए प्रारंभ में इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। विषय को ठीक से याद करना। ये आपके सामने भीमबेटका शिलाश्रय, उसका चित्र आपके सामने दिया। अगला, पर्यटकों को खूब लुभाती है भीमबेटका का, आप देखिए इसको, ये शैल कला है। विभुत का गुफा देखिए आप, भीमबेटका पाषाण आश्रय, पत्थरों में रहते थे लोग। भित्ति चित्र, ये पत्थरों पे कलाकारी है, गुफाओं के अंदर की। अजंता के चित्रों, यानी महाराष्ट्र में राज्य में अजंता, ये जो पहाड़ है, पहाड़ियों को काट करके अंदर ये बनाए गए चित्र है, पहाड़ियों पर बनाए गए चित्र, ठीक से देखना। ये अजंता के प्रसिद्ध चित्र हैं जो पर्यटक देखने आते हैं। अजंता की गुफाएं, ये पहाड़ों काट करके अंदर ये गुफाएं बनाई गई, गुफाओं को ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इनको शैल कला कहा जाता है। ये शैलाश्रय हैं। और सरस्वती नदी के आप वापस बिंदु आते हैं, सरस्वती नदी पर, ये सरस्वती नदी है, इस प्रकार चलती थी। आप देखिए, ये मानचित्र के अंदर आप ठीक से समय निकाल के इसको देखना। ये पाताल में मिली सरस्वती का पता अब नहीं है, वर्तमान में लुप्त हो गई है, पाताल में चलेगी ये, तो उसका भी सैटेलाइट के माध्यम से इसका चित्र खींचा गया है, इसको ठीक से देखना। फैलाव सरस्वती नदी का, यानी इस फैलाव उत्तर में जम्मू मांडव से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने देमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट, ये सुल्पा गंडोर से लेकर उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में मेरठ आलमगीरपुर तक था, जिसका पूरा क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक 1400 स्थल खोज चुके हैं, जिनमें 917 भारत में और 481 पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में है। सरस्वती नदी, सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसके चर्चा वेदों में है।
सरस्वती नदी उसकी सहायक नदियों का प्रभाव क्षेत्र सिंधु गंगा के बीच का था। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। वैदिक साहित्य में इसे नदीतमय, अम्बेतमय कहा है। उपग्रह से प्राप्त जल प्रभाव के चिन्हों से ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए संभावित जल के अध्ययन से पुराऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो पाया कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी अस्तित्व में थी, यानी वो चलती थी। ये उपग्रह के माध्यम से सिद्ध हुआ है। सरस्वती नदी का निकास हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से माना जाता है, पर्वत से था। आद्रवदी से समतल में उतरती थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र और सिरसा, झांसी, अग्रदेहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा में होती हुई अनुभवगढ़, सूरतगढ़ तक बहती थी। अनेक भागों में समुद्र में मिलती थी। एक शाखा प्रभास चट्टान में जाकर सिंधु सागर मिलती थी। दूसरी शाखा 1600 किलोमीटर चौड़ाई 312 किलोमीटर तक थी, इसकी लंबाई है। और प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर वीएस तांकणसन ने सरस्वती के प्रभाव मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया था और 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से धीरे धीरे ये नदी लुप्त हो गई। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल अभी तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1400 स्थलों का पता लग चुका है। पंजाब, पाकिस्तान, इसमें हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान डेरी, सरायकेला और जलीलपुर ये आपके सामने है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चौहंदरो और कोटदीजी, जुदिर, जोधरा, ठीक है ना। अब आपके सामने रखे हैं कक्षा कार्य प्रश्न। इस पहले वाला वीडियो भाग 2 और वीडियो भाग 3 मिला करके इसमें आपको कक्षा कार्य दिया है। यानी पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है तो पुरातत्व स्रोत का चार्ट बनाइए। दूसरा, अभिलेख क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी, इनका क्या योगदान है। तीसरा, सिक्के मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में किस प्रकार सहायक है, लिखिए। चौथा, भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मुद्राओं का क्या महत्व है। पांचवां, प्राचीन स्मारक भवन मंदिरों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, लिखिए। छठा, प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का विश्व संचार किस प्रकार हो, लिखिए। सातवां, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। यह आपके कक्षा कार्य है। फिर गृह कार्य, सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों के नाम विषय लिखिए। 2, अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है, लिखो। नंबर 3, सिक्कों एवं मुद्राओं से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। नंबर 4 प्रश्न, भारतीय इतिहास को जानने में स्मारक, मंदिर, भवन क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 5वां प्रश्न, शैल चित्रकला के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। नंबर 6 प्रश्न, भारत के प्रागैतिहासिक काल में पाषाण संस्कृति के विस्तार से समझाइए। नंबर 7, सिंधु सरस्वती सभ्यता पर विस्तार से लेख लिखिए। आज का अपना प्रकरण वीडियो क्रमांक 3 यहीं पूर्ण होता है। अगले चौथे प्रकरण में फिर अगला प्रकरण आपको लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। आप सभी को धन्यवाद।